फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। उसकी मिसालों में तो हमने ढेर सारी मिसालें लिखी हुई हैं। अगला जुमला है फिजिकल क्वांटिटीज कैन आर डिस्क्राइब बाय व्हाट, बाय देयर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड अलोंग विद क्या, अ यूनिट। हमें कौन सी यूनिट्स पढ़नी हैं? एसआई यूनिट्स पढ़नी है। एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्या किया है, हमारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उसको प्रिस्क्राइब किया है। अच्छा, अगर हम कहें कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है तो प्लीज बताइए। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द बेस क्वांटिटीज एंड देन इट इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बेस क्वांटिटीज की बात पढ़ें तो कौन कौन सी हमने कितनी बेस क्वांटिटीज पढ़ी हुई हैं? आई थिंक ऑलमोस्ट कोई 7 तो लिखी हैं, लेकिन हमें पढ़नी कितनी चाहिए थी? हमें 5 बेस क्वांटिटीज पढ़नी चाहिए थी। वो हमारे लिए ओ लेवल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कौन कौन सी 5 क्वांटिटीज़ हैं। ये सब नहीं बताएंगे, ये मैं रैंडमली किसी से पूछूंगा, वो भाईजान आप बताएंगे जो पहले नंबर पे बैठे हैं। जी ऊंचा बोलेंगे और पूरा समझाएंगे। मास, लेंथ, आगे चलें। इससे बेहतर सीक्वेंस में कोई डिस्क्राइब कर सकता है? हाँ जी, इससे बेहतर सीक्वेंस चाहिए मुझे। इन्होंने सीक्वेंस में थोड़ी खराबी की है। वो जो बल्कि गर्ल्स में से जो नंबर 1 पे बैठी हैं, मानूर आप बताएंगी। मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम एंड करंट। इससे भी ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस चाहिए। जी जुरैल। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट। इससे भी ज़्यादा अच्छा सीक्वेंस चाहिए। आपने पहले क्या बोला? मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर हाँ बस ठीक है। यही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में चाहिए। ऑल्दो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि सर सीक्वेंस क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप क्या करें, आप इन तमाम क्वांटिटीज़ को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में याद करें। सीक्वेंस में याद करना ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, और एक सीक्वेंस हर चीज़ का दिमाग में डेवलप होगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा। बहरहाल इनमें से ना इनके सिम्बल्स बताते जाइए, सिंबल के साथ बताते जाएंगे। आपके साथ जो बैठे हैं विद ब्लैक इन ब्लैक शर्ट, आपने ब्लैक शर्ट पहनी है जी, आप बताएं इन तमाम क्वांटिटीज़ की सिंबल्स बताएं प्लीज़। इम जी, सिंबल्स ख़त्म हो गए। ओ भाई, मैं कोई चांद पे जाने का फार्मूला कसम से नहीं पूछा मैंने पूछा मैथ्स का सिंबल क्या है? एम। लेंथ का सिंबल क्या है? एल। टाइम का सिंबल क्या है? टी। टेम्परेचर का सिंबल क्या है? कैपिटल टी। और करंट का सिंबल क्या है? आपने कल लेक्चर लिया था तो मैंने कुछ पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया था? करंट के सिंबल के लिए कोई जुमला भी पढ़ाया था। आई डोंट नो, ये भी पढ़ाया था। तो आई डोंट नो का मतलब था वो आई से स्टार्ट होता है। तो भाईजान परेशान नहीं होना है, इन्वॉल्व होना है। क्या होना है? परेशान नहीं होना, बात के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो खुद ब खुद डेवलप होता जाएगा। आगे चलें जी। गर्ल्स में से यहाँ जो बिल्कुल पहले नंबर पे एंड पे बैठी हैं, बेटा जी आपने मुझे क्या बताना है? आपने इन तमाम बेस क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट्स बतानी है। किलोग्राम, और सिंबल भी बताएं किलोग्राम का। केजी का के बड़ा है कि छोटा है? स्मॉल है। आगे मीटर का सिंबल, ये स्मॉल एम किसी और चीज़ का सिंबल भी है। मतलब मीटर का भी सिंबल स्मॉल एम है और मास का सिंबल भी स्मॉल एम है। इससे कंफ्यूजन नहीं होती? कैसे नहीं होती? दो एक ही चीज़, एक ही सिंबल दो चीज़ों का। हाँ, वैल्यू के साथ जब एम लिखा होगा तो वो क्या होगा? वो मीटर होगा। और फॉर्मूला में जब एम लिखा होगा तो वो क्या होगा? वो मैथ्स होगा। तो ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन हमारी क्लियर हो जाएगी। आगे हाँ, कैपिटल के। और करंट का क्या होता है? एम्पेयर। उस एम्पेयर का क्या सीन होगा? हाँ जी,
कैपिटल ए। ये आपने मुझे के के साथ कैपिटल, केल्विन के साथ कैपिटल के क्यों बोला है और एम्पेयर के साथ कैपिटल ए क्यों बोला है, मुझे नहीं समझ नहीं आया। हाँ, ये जो किसी साइंसदान का जो नाम होगा उसका जब आप सिंबल लेंगे तो उसका सिंबल जो है वो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, चूंकि वो किसी साइंसदान का नाम है जिसने उस कॉन्सेप्ट के अंदर अपनी ज़िंदगी को सर्व किया है, तो इसलिए उनके नामों का जो अंग्रेज़ी में किसी साइंसदान के नाम का कैपिटल के वगैरह वगैरह। खैर आई थिंक जो मैंने समझाना था मैं समझा चुका हूँ भाई, मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। आई थिंक यहीं तक हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है, ऐसे ही है। बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। छठी वाली क्वांटिटी जो है वैसे है कौन सी, सबर जी, दूसरे नंबर पे जो बैठी हैं उनके साथ ही। आपका नाम क्या है? मोमिना। आपका नाम क्या है? कशफ। ठीक है जी, मोमिना आप बताएं। भाई जो जिस किसी से सवाल पूछूं प्लीज़ मुझे अपना नाम लाजमी बता दीजिएगा, ताकि बस ठीक है यही है, ताकि ना मुझे क्या करने में आसानी हो, आपके नामों को भी। बल्कि सर आज अटेंडेंस मैंने देनी है, मुझे ना छुट्टी टाइम इनकी अटेंडेंस ला के दी, मैं अटेंडेंस लेना चाहता हूँ ताकि मुझे नाम याद हो जाए। जी भाई किधर थे? मोमिना कुछ बता रही थी, क्या बता रही थी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? क्या होता है? मोल्स क्या होता है? आपके साथ जो बैठी हैं बेटा, आपका नाम क्या है? सोफिया। आप बताइए क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है मोल, क्या होता है? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया किसी बॉडी का सब्सटेंस। मैंने कुछ पढ़ाया है इसके बारे में? कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैंने तो पढ़ाया होगा कि 6th नंबर की बेस क्वांटिटी है, ये तो मैंने बताया होगा 6ठे नंबर पे आती है, ठीक है। फिर मैंने ये बताया होगा कि सर ये फिज़िक्स की के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो बस इतना पूछना चाहता था सर, इसके बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है, इट्स द 6th बेस क्वांटिटी एंड इट वुड बी स्टडीड इन केमिस्ट्री नॉट इन फिज़िक्स। बस आप इतनी बात बताएं और कहें सर बस दैट्स इट, इससे आगे आप मुझसे मत पूछिए, ठीक है। बहरहाल और जो 7th नंबर है, 7th नंबर वाली को तो हमने वैसे ही कह दिया कि यार ये इसको गोली मारें या आउट ऑफ सिलेबस। बहरहाल आई थिंक यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। मैंने 2-3 आपको नोट्स और लिखवाने हैं और फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। बेस क्वांटिटीज़ के साथ जब आपने लिखा कि दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दे आर फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स, दे आर द पिलर्स ऑफ फिज़िक्स। अब थोड़े से मुझे कुछ 2-3 नोट्स और बताएं। इन बेस क्वांटिटीज़ का कोई फार्मूला होता है? जैसे मैंने भी उनसे एकदम पूछ लिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो मुझे लगता है कि शायद वो ये सोचना स्टार्ट हो गई होंगी कि सर जी को फार्मूला होता होगा शायद, या मीनिंग सोच रही होंगी या उसका फार्मूला सोच रही होंगी, क्योंकि फिज़िक्स में अक्सर ऐसे ही होता है ना, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या बेस क्वांटिटीज़ का कोई फार्मूला होता है? यस, वेयर इज़ दिस? यस जी, बेटा बताएं कौन सी बेस क्वांटिटी है जिसका फार्मूला आपको आता है? डू यू नो द फार्मूला फॉर मास? डू यू नो फार्मूला फॉर लेंथ? नो फार्मूला फॉर टाइम, फॉर करंट, फॉर टेम्परेचर? वो को फार्मूला आता भी है? कोई भी नहीं आता? चलो जी जनाब, मैं क्या कहना चाहूँ जी पुत्र? हाँ, वो कहते हैं इनका तो कोई नहीं है, जो बेस क्वांटिटीज आपने पढ़ाई हैं इनका कोई फार्मूला नहीं होता। इनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, इनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बल्कि इनको डिफाइन करने के लिए ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, इनको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लाइक बचपन से ही हम इन क्वांटिटीज़ के बारे में सुन रहे होते हैं। क्या सुन रहे होते हैं? मिसाल के तौर पे हमें वैसे सवाल है, आपने लेंथ का मीनिंग किसी किताब से सीखा है या बचपन से समझ आते लेंथ कितनी है? अम्मा अब्बा ने बता दिया होगा यार इस कमरे की लेंथ यहाँ से यहाँ तक को पता नहीं 10 मीटर है कि 15 मीटर है, या जैसे जैसे बड़े हो रहे होंगे खुद ही अपनी लेंथ नापते होते होंगे कि सर जी मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मैं कितना लंबा हो गया हूँ और कितना लंबा हो गया हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बंदा अपनी लेंथ निकाल रहा होता है, ठीक है।
मैथ्स किसी ने आपको सिखाया मैथ्स क्या होता है, या आपने बचपन से खुद ही अपना मैथ्स निकालना स्टार्ट कर लिया? सर जी मैं 35 किलो का हो गया हूँ, तो मैं 40 किलो का हो गया हूँ, तो मैं 50 किलो का हो गया हूँ, सर जी बहुत खा पी रहा हूँ आजकल 70-80 पे चला गया हूँ, ठीक है। तो ये समझाने की ज़रूरत है। टाइम किसी ने सिखाया आपको टाइम क्या होता है? मतलब क्लासरूम में जाके सीखा टाइम, घड़ी कैसे देखते हैं? घड़ी है भाई सर, बचपन से अब्बा जी ने गिफ्ट कर दी थी, पता चल गया कौन सा टाइम है। हाँ वो बचपन में वो दूसरी डिजिटल होती थी तो ज़्यादा आसान थी, और सुइयों वाली को सीखने के लिए किसी ना किसी ने सिखाया कि यार ये सुई किधर है तो किधर नहीं है। टेम्परेचर की फीलिंग मुझे सिखानी पड़ेगी? जी बता। ये जो गर्मियाँ सर्दियाँ होती हैं ये खुद ही बंदे को बता था गर्मी क्या है तो सर्दी क्या है। ये पूरी आई है? किस बच्चे को आई है ये? ASN A11। ये वॉइस नोट किसका है? नहीं ये वाला। बस मुझे सर उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे और नीचे वॉइस नोट भेजे, कुछ पिक्चर्स भेजी हैं प्लीज़ ये सब। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, प्लीज़ ये सबको फ़ौरन दिखा के कुछ ऐसा सारी भेजनी है उसमें विद दैट डॉक्यूमेंट जो सर ने दिखाया था, या इनमें से सिर्फ हेडलाइन वाली भेजनी है, प्लीज़ एक मिनट देखिए। पुत्र सब कुछ ही भेजें। सब कुछ भेजें? हाँ सब कुछ भेजें। इस वक्त टाइम तो नहीं है ना उसको समराइज़ करते जाएं। टाइम 5 बजे से पहले भेजने हैं, अभी के अभी सारी तस्वीरें भेजें। A2 के सारे ग्रुप्स भी भेजें, रीटेक के सारे ग्रुप्स भी भेजें, ठीक है। और एंड पे पता है क्या भेजिएगा? एंड पे उनका जो फीस स्केड्यूल है रिवाइज्ड वाला, वो जो कैम्ब्रिज ने दिया वो भेज दीजिएगा, ठीक है। क्या बात हो रही है? हाँ जी, टेम्परेचर की मिसाल दे रहा था। क्या ये गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, किसी को बताना पड़ेगा? ये खुद ही आपको पता है गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको पहली 5 बेस क्वांटिटीज़ लिखाई हैं, इनके लिए मुझे चैप्टर को, हाँ थोड़ा बहुत मैं इनकी शायद यूनिट समझाने की कोशिश करूँगा, इन क्वांटिटीज़ को ज़्यादा समझाने की कोशिश मैं नहीं करूँगा, बिकॉज ये क्वांटिटीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इनके लिए मुझे कोई फार्मूला डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसी और क्वांटिटी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लेंथ अगर समझानी है तो पहले मैं एरिया नहीं समझाऊंगा, लेकिन हाँ एरिया समझाने के लिए मुझे लेंथ समझानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे अगर मैथ्स समझाना है तो मैथ्स को समझाने के लिए मुझे डेंसिटी समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे डेंसिटी समझानी है तो उसके लिए शायद मुझे मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे अगर आपको टाइम समझाना है तो टाइम समझाने के लिए मुझे आपको स्पीड समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद स्पीड समझाने के लिए मुझे आपको टाइम समझाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। और जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का सहारा लेना पड़े, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इस बात में किसी को परेशानी है तो यू नो व्हाट, मैं आपको इस बेस क्वांटिटीज़ के टेबल के नीचे या इसके सामने अगर आपके पास कहीं कोई जगह है तो वहाँ पर क्या लिखवाना चाहता हूँ, ज़रा प्लीज़ वो कुछ थोड़े से 2-4 नोट्स लिखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, हम सबसे पहले ये कहेंगे बेस क्वांटिटीज़ आर not defined, base quantities are not defined by any formula. Base quantities are not defined by any formula, are not defined by any formula. Base quantities are not defined by any formula because they are not derived, because they are not derived from any other quantity, because they are not derived from, because they are not derived from any other quantity. Rather they are self-explanatory. Rather they are self-explanatory. Rather they are self-explanatory. ठीक है, बल्कि एक और जुमला लिखिए,
In fact, they are used. In fact, they are used to what? In fact, they are used to derive other quantities. बल्कि लिखें derived quantities. They are used to derive quantities. In fact, they are used to derive derived quantities. They are used to derive the derived quantities. एक काम कीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए derived quantities को. Underline the word derived quantities. मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए आपको कोई फार्मूला सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपको derived quantities को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप क्या करेंगे? बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? दे आर सेल्फ, ऊपर एक लफ्ज़ था सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. प्लीज़ अंडरलाइन द वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ऊपर एक लफ्ज़ की आपने लिखा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मैं चाहता हूँ आप उस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के लफ्ज़ को प्लीज़ हाईलाइट कीजिए. क्या मतलब है उस लफ्ज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का? मैं उसकी मिसाल दे चुका कि टेम्परेचर की एक्सप्लेनेशन वो इटसेल्फ उसके अंदर ही है. उसके लिए मुझे आपको हीट या मास या लेंथ या टाइम या एरिया कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है. आप सबको मालूम है सर्दी का क्या मतलब है, गर्मी का क्या मतलब है. आप सबको मालूम है नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी क्या फीलिंग है. आप सबको पता है कि जून जुलाई की गर्मियों में अगर टेम्परेचर कोई 43-44 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाए तो कितनी बंदे को गर्मी लगने लगती है. आप सबको पता है कि जनवरी फरवरी में अगर टेम्परेचर कहीं 5 डिग्री के आसपास आ जाए, लो हो जाए तो कितनी सर्दी लगने लगती है. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इन क्वांटिटीज़ का मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा मुझे एट दिस ओ लेवल क्लास. हाँ, वो बहुत छोटा बच्चा हो तो उसको शायद लेंथ समझाना पड़ जाए, क्या लेंथ ये होती है. लेकिन इस बच्चे को, इस क्लास के बच्चे को मुझे लेंथ पढ़ाना है तो फिर मैं पढ़ाना ही छोड़ देता हूँ. अगर मैंने आपको लेंथ का मीनिंग समझाना है, अगर मुझे आपको मैथ्स का मीनिंग समझाना है तो फिर ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मैथ्स समझाना है. फिजिक्स वाला क्या कह रहा है? कहता भी समझाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है. क्यों नहीं है ज़रूरत? कहता तो बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो बेसिक्स हैं. ये तो बिल्कुल बेसिक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसका अपना आपके अंदर एक मीनिंग है. जैसे आपने कहा जी मैटर क्या होता है, तो हमने कहा जी एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो इसका मतलब है मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कहा जी एनीथिंग दैट हैज़ मास. तो अब ये इसका मास है, जी सर है. ये इसका मास है, जी सर है. मेरा मास है, जी सर है. आपका मास है, बिल्कुल है. हवा का मास है, सर बिल्कुल है. तो जिस चीज़ का मास है वो मैटर है. अब हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है सर सबका मास है. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मास नहीं है. आप मुझे बता सकते हैं किसका मास नहीं है? कोई ऐसी चीज़ आपने देखी है जिसका मास ना हो? एनीवन प्लीज? कोई ऐसी चीज़ आपने देखी है जिसका मास ना हो? जी ऊंचा बोलिए. सिग्नल्स. कौन से सिग्नल्स? फ़ोन के सिग्नल्स. सुने जनाब जी, बहुत ज़बरदस्त एक जवाब है. इसके लिए मैं कहानी सुनाऊंगा आपको अभी. उन्होंने कहा सारे जो टेलीफोन के सिग्नल्स होते हैं, किसी को पता है सिग्नल्स एक्चुअल में क्या चीज़ होती है? एनीवन प्लीज? ऊंचा बोले. सही बोल रहे हैं. वेव्स होती हैं. क्या होती हैं? कौन बोल रहा है वेव्स? कौन सी वाली वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. वैसे तो माइक्रोवेव्स होती हैं, लेकिन अगर हम उसका जनरल नाम लें तो क्या नाम होता है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक्चुअल सोर्स क्या है? ये तो ज़मीन पे तो चलो हमने किसी तरह टावर से पैदा कर लिए हैं. एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से आती हैं? सूरज से आती हैं. ये सूरज से किस सूरत में आती हैं? वहाँ से कोई रेडिएशंस निकल रही होती हैं. वहाँ सूरज में क्या हो रहा होता है जिस वजह से रेडिएशंस निकल रही होती हैं? वहाँ रिएक्शंस हो रहे होते हैं. वहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें से ये रेडिएशन निकल रही होती है? कोई क्या बोल रहे हैं? से बोल रहे हैं फ्यूजन. कोई कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है. तो वहाँ जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसके बारे में किसी को कुछ पता है? वहाँ एक्चुअली ये मास होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है. क्या होता है जी? इन्होंने एक मिसाल दी मुझे सिग्नल की. किसकी मिसाल दी? मैंने सिग्नल को वेव बोल दिया, मैंने वेव को रेडिएशन बोल दिया, मैंने रेडिएशन को सूरज से जोड़ दिया, मैंने सूरज के रिएक्शन की बात कर ली. वहाँ रिएक्शन का नाम भी एक रख दिया. कौन सा? और उस फ्यूजन रिएक्शन के बारे में अभी आपको समझ नहीं आएगी मेरी बातें, लेकिन हाँ याद रखिएगा ये आखिरी चैप्टर है.
ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद फिजिक्स ही ख़त्म हो जाती है कि जब क्या समझ आ जाए कि वो जो न्यूक्लियस का मास था, दैट मास हैज़ कन्वर्टेड इनटू क्या, न्यूक्लियस का मास हैज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इट वाज मास दैट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसमें किसी को परेशानी है? ठीक है। एंड दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू मास। ये जो सिग्नल है, सिग्नल भी एक तरह का मास है। ठीक है। हाँ, अब हमें इसका मास फील होता है कि नहीं होता? अनफॉर्चुनेटली हम इस सिग्नल को मास बैलेंस के ऊपर रख नहीं सकते। हमें हर उस चीज़ का मास महसूस होता है जिसको हम किसी बैलेंस पे रख सकते हैं। मैं अपने आप को बैलेंस पे खड़ा कर सकता हूँ तो मेरा मास आ जाएगा। इस सफ़े को रख दूंगा, इसका मास आ जाएगा। पेन को रख दूंगा, उसका मास आ जाएगा। इवन अगर एयर को भी किसी चीज़ में ट्रैप कर दूँ, एयर को किसी डब्बे में ट्रैप करके उसको रख दूँ, तो खाली डब्बे का मास कुछ और आएगा और जिस डब्बे में हवा भरी होगी उसका मास कुछ और आएगा। लेकिन सिग्नल का प्रॉब्लम क्या है? आप सिग्नल को किसी डब्बे में बंद करके क्या नहीं कर सकते? आप मास बैलेंस पर रख नहीं, वो तो सिग्नल क्या करेगा? वो तो निकल जाएगा बीच में से। तो इसलिए आपको लगता है कि सर हम इसका मास मेजर नहीं कर सकते, और ओ लेवल के एंड तक यही लगता रहेगा आपको। एएस में भी यही लगेगा कि सिग्नल का मास मेजर नहीं होता। A2 लेवल का जो आखिरी चैप्टर है वहाँ पर फॉर्मूला है आइंस्टाइन का, E = mc²। वहाँ पर हम ये प्रूफ करेंगे कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होती है और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वहाँ स्पेसिफिकली ये वाली एग्जांपल डिस्कस होगी। किसी को मसला इस बात से? ठीक है, कि सिग्नल का मास कितना है जी, निकालेंगे हम वहाँ पे पकड़ के उसका मास, या उसका मास पता हुआ तो एनर्जी निकाल लेंगे, एनर्जी पता हुई तो मास निकाल लेंगे। ठीक है। बहरहाल दिस इज द एंड ऑफ फिजिक्स विच स्टिल डिस्क्राइब्स कि उसका भी मास है। तो कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी जिसका मास ना हो, सिवाय एक के। वो क्या चीज़ है जिसका हमने मास नहीं देखा? सूरज और ज़मीन के दरमियान में एक वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस है। क्या है जनाब? एम्प्टी स्पेस है, उधर कोई भी मास नहीं है। ये एग्जांपल बहुत बड़ी है। बहुत छोटी एग्जांपल दूं, बहुत छोटी एग्जांपल ये है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अगर आपने एटम का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा है तो न्यूक्लियस किधर होता है? सेंटर पर होता है, और सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स किधर होते हैं? किसी शेल में होते हैं। तो न्यूक्लियस इधर है और इलेक्ट्रॉन्स इधर, दरमियान में क्या है? ये वैक्यूम है, ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक है। तो हाँ, एम्प्टी स्पेस की जगह बहुत छोटी एग्जांपल क्या दे दी और मैंने बहुत बड़ी एग्जांपल क्या दे दी। दोनों एग्जांपल्स मेरी तरफ से खड़े में जाएं। अभी मैं हाँ दूंगा ज़रूर, चूँकि मैंने वो ओ लेवल वाले क्लास, वो प्री ओ लेवल वाले क्लास से क्या कर दिए, उनको मैंने अलग क्लास बना दी है, सोशल साइंस वालों को भी अलग कर दिया है। तो इस क्लास में बेशक मैं आखिरी चैप्टर की मिसालें दूँ। कोई ना कोई तो होगा कहता होगा सर जी मैंने तो सिलेबस भी ख़त्म कर लिया। हाँ जी, एनीवन? किसी ने ओ लेवल का सिलेबस ख़त्म कर दिया हो? एक ने किया हुआ है, चूँकि वो ठीक है, वो दोबारा पढ़ रही है इसलिए उनका सिलेबस कंप्लीट है। आपका कैसे कंप्लीट है? आपने भी हाथ खड़ा किया? हाँ, पढ़ा है अभी? अच्छा, आप भी पहले से पढ़े? जी हाँ साहब, पूरा पढ़ा मेरे साथ? हाँ चलो, इस भाई ने भी एक दफ़ा मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। O1 में थे तब? चलो ठीक हो गया जी। तो कहीं ना कहीं चूँकि अब मैं यहाँ पर ना, मेरी फाइनल वाली क्लास है, यहाँ आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे पुतन मैं पूरा बयान करके आगे जाऊँगा। हाँ, लिखवाने की ज़रूरत मुझे पेश आई तो मैं लिखवाऊँगा, अदरवाइज़ मैं लिखवाऊँगा नहीं। ठीक है। यही मेरा मकसद था कि यार क्या हो सके मैं वो प्री ओ वालों को अलग कर लूँ, ताकि मैंने बड़ी बड़ी बातें भी करनी है। किसी ने अगर सिग्नल की मिसाल ले ली तो मैं तो फिर नहीं छोड़ूंगा उसको। ठीक है, मुझे तो बात पूरी करनी है। लेकिन अगर प्री ओ लेवल वाले बैठे होते, मैं सिग्नल को वेव कैसे कहता, मैं वेव को रेडिएशन कैसे कहता, मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे कहता, मैं सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे करता, उस न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर पता नहीं कोई मास है जो एनर्जी में, या कोई एनर्जी है जो मास में कन्वर्ट हो रही है, अगर मैं सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करता तो वो बेचारे कहते सर आप बड़े बुरे टीचर हैं, आपको तो पढ़ाना ही नहीं आता। ठीक है, और वो सही कह रहे होते। इतने छोटे बच्चे के सामने मैं इतने बड़े बड़े नाम लूँ तो क्या सर जी आप ही खड़े में जाएँ। ठीक है, और कुछ चीज़ खड़े में जाए ना जाए, आप खड़े में जाएँ। तो इसलिए मैंने उनके लिए क्या कर दिया, भाई इनकी क्लास अलग करो यार, इनको छोटी छोटी बातें पढ़ाओ। इनको ना तो वेव समझाओ, ना इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समझाओ, ना इनको रेडिएशन समझाओ, लेकिन आपकी क्लास में फील फ्री टू यूज़ एनी टर्म। मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। मुझे अगर इवन ये भी ज़रूरत महसूस हुई कि नोट्स में लिखवाना है तो मैं उधर भी लिखवा दूँगा।
लेकिन अभी लिखवाने की ज़रूरत महसूस मुझे नहीं हो रही। तो मैं वापस अपने सवाल पे पलटता हूँ। हमें ये तो पता है कि इसका मैस है, हमें ये पता है मेरा मैस है, हमें ये पता है पेन का क्या मैस है, हमें पता है हवा का मैस है, हमें पता है लिक्विड का मैस है, हमें पता है पहाड़ों का मैस है, हमें पता है बादलों का मैस है, हमें पता है ज़मीन का अपना एक मैस है, हमें पता है सूरज का भी एक मैस है। लेकिन सूरज में से जो रोशनी निकल रही है उसका भी एक मैस है। हमें क्यों नहीं पता कि उसका कितना मैस है? हम उसको किसी बैलेंस के ऊपर रखें तो वहाँ पे रखा ही नहीं जाता। ठीक है, आप कहेंगे सर पे जो सूरज है कौन से बैलेंस पे आपने रखा था कि उसका मैस आपको पता है? हाँ, उसका मैस हमें किसी और तरीके से किसी क्या मतलब उसका मैस इसलिए पता नज़र आया सर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसकी फीलिंग हमें कैसे आती है? सर अच्छा खासा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैस तो होगा। ठीक है, रोशनी, असल में ना हम रोशनी को ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। मुझे आप एक ऑब्जेक्ट कहेंगे ना, सर आई एम एन ऑब्जेक्ट, यस आई हैव अ मैस। इसको आप ऑब्जेक्ट कहेंगे ना, यस इट हैज़ अ मैस। पेन को आप ऑब्जेक्ट कहेंगे ना, तो यस इट हैज़ अ मैस। हवा को आप क्या कहेंगे? एयर ऑब्जेक्ट नहीं है, वह बहुत बड़ी फैली हुई है। स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है। कौन ऑब्जेक्ट नहीं है भाई? वो जो खला है, वो जो एम्प्टी स्पेस है जिसको आप वैक्यूम कहते हैं, उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। आप पानी को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, आप ज़मीन को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, आप हवा को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, आप चांद को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, आप स्टार्स को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, आप सूरज को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे। आप जिस जिस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहेंगे उस चीज़ का मैस होगा भाई। ठीक है जी, वो चीज़ मैटर होगी भाई। उसके अंदर अगर हम केमिस्ट्री में चले गए तो पार्टिकल्स होंगे भाई। लेकिन मैं भी केमिस्ट्री तक नहीं जाना चाहता जी। चूँकि अभी हम छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कहा सर जी एनर्जी और मैथ्स को आपने अलग अलग क्यों किया हुआ है? उसको अलग अलग इसलिए किया है कि अभी हम ऑर्डिनरी लेवल पर हैं। हम मैटर को अलग पढ़ेंगे और हम एनर्जी को अलग पढ़ेंगे। जब हमें मैटर का सारा कुछ समझ आ गया, एनर्जी का भी सारा कुछ समझ आ गया, तो हम A2 लेवल की फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में जाके क्या कहेंगे कि यार ये दो अलग अलग चीज़ें ही नहीं हैं, ये तो एक ही चीज़ है। ठीक है, सो हम तब जाके आपको आइंस्टाइन का एक जुमला सुनाएंगे। आइंस्टाइन साहब कहते हैं what we have been thinking so far about matter and energy is all incorrect. They are not two different things. They are the same, क्या कहते हैं, they are the two different versions of the same manifestation. ये आइंस्टाइन साहब की किसी किताब का जुमला है। These are the two different versions of the same manifestation. एक ही फिनोमेना है। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है? जो बिल्कुल क्या होता है? ठंडा, यख हो जाता है, तो आप उसको मैटर कहते हैं। और जो अपनी हीट की अल्टीमेट मुकाम पे चला जाता है तो आप उसको एनर्जी कहने लगते हैं, लाइट कहने लगते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये तो बहुत आगे चला गया हूँ। यहाँ पे जाकर मैं ब्रेक मारूंगा भाई, यहाँ से आगे मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, यहाँ से वापस आएंगे, हम अलिफ पर आएंगे, हम ये पे चले गए हैं। ठीक है, तो वो दोनों सेम है जी, लेकिन अभी हमें समझ नहीं आएगी। अभी हमें मैटर सूत्री तरह समझ नहीं आया, अभी हमें एनर्जी की सारी किस्मों का सही तरह नहीं पता चला, तो मैं उन दोनों को मिक्स कैसे कर दूं? ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का दिमाग में कोई ना कोई क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि सर कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि क्या होता है? आइंस्टाइन साहब पुत्र एवं ही मुफ्त में मशहूर नहीं हुए। ये कोई बड़ी कोई आसान दुनिया जहान की सिर्फ E=mc² कह देना, इट्स नॉट, इतना कोई आसान फिनोमेना नहीं है कि सर जी इस तरह तो बहुत सारी इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², तो पता नहीं प्रेशर =ρgh, तो स्पीड =डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इस तरह की तो सारी इक्वेशनें किसी न किसी साइंसदान नहीं बनाई है ना। ये भाई की तरह से मशहूर हो गया है E=mc² वाला। ठीक है, ये पूरी दुनिया को हिला के चला गया है। क्या इससे पहले पूरी दुनिया मैटर अलग पढ़ाती रही है, एनर्जी अलग पढ़ाती रही है? ये भाई सारों को क्या समझा के चला गया है कि प्यारे बच्चों, साइंसदानों को क्या कह रहा है, दुनिया के उस वक्त के सबसे बड़े साइंसदानों को कहता है प्यारे बच्चों, ये जो मैटर अलग और एनर्जी अलग अलग खेलते रहे हो, ये दो चीज़ें नहीं हैं, ये क्या है? ये एक चीज़ है। तो बच्चों ने इनिशियली इनको क्या कहा? ओ बाबा पागल हो गया है, बाबे का दिमाग ख़राब है, कहता है मैटर और एनर्जी एक ही चीज़ है। ठीक है, जब इसने बनाया ना न्यूक्लियर बम की कहानी शानी बनाई, तो उन बच्चों को समझ आया बाबा पागल नहीं होंगे भाई, बाबा हमसे आगे निकल गया है बहुत। ठीक है, तो खैर बहरहाल इसलिए उनको बहुत बड़ा साइंसदान कहा जाता है कि अपने वक्त में उन्होंने वो बात कही जो उस वक्त पे साइंसदान को समझ भी नहीं, साइंसदानों को भी नहीं समझ आ रही थी। क्या क्या कह रहा है यार, ये कैसे कह सकता है ये?
ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुना सकता है, उनको अभी तक समझ नहीं आई सही तरह कि रिलेटिविटी होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए उनको इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है कि वो अपने वक्त से बहुत 100 साल आगे का दिमाग था उनका। बहरहाल मैं उनको भी नहीं समझाना चाहता, अभी जो समझाना चाहता था वो समझा चुका हूँ। समझाना क्या चाहता था? हर चीज़ का मैथ्स होता है। समझाना मैं ये चाहता था कि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, हाँ एक चीज़ का मैथ्स उनको अभी भी समझ नहीं आया कि सर ये लाइट का मैथ्स सर नहीं समझ आया। तो मैंने कब समझाया है? मैंने तो ये बताया है कि इसकी समझ कब आएगी हमें, जब हम A2 लेवल के आखिरी चैप्टर पे पहुंचेंगे, तब हमें ये वाली बात समझ आएगी कि सर सिग्नल का मैथ्स होता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पूरे प्रॉपर केजी में कैलकुलेट करके दूंगा आपको मैं, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन तब आफ्टर 2 इयर्स। अभी क्या करेंगे? अभी आप मेरा मैथ्स निकाल लें, अपना मैथ्स निकाल लें, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम फील कर सकते हैं उसका मैथ्स निकाल लीजिए प्लीज़, ठीक है। सो टाइम का ज़्यादा ताल्लुक है। टाइम भी हमें बचपन से सुबह दोपहर शाम वाला टाइम समझ आया, फिर हमें स्कूल जाने वाला वक्त और छुट्टी का वक्त समझ आया, फिर हमें खेलने का वक्त समझ आया, फिर हमें सोने का वक्त समझ आया, फिर हमें करते करते सुबह के 8 बजे का वक्त समझ आया, रात के 9 बजे का वक्त समझ आया, क्योंकि सुबह 7-8 बजे उठाना होता था, रात को 9 बजे सुनाना होता था। तो ऐसे मतलब आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें टाइम का डिफरेंट मीनिंग वो समझ आता गया। जब 7-8 साल के हुए, अगर अम्मा अब्बा ने नमाज़ पढ़वानी थी तो हमें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये भी एक वक्त है, ये मुख्तलिफ टाइम्स के नाम हैं, तो हमें टाइम भी समझ आ गया, ठीक है। अगर अब आजकल आपको एकेडमी जाने और एकेडमी आने का वक्त ये भी समझ आ रहा होगा कि जी इतने बजे जाना है और इतने बजे आना है, ठीक है। फिर करते करते आपको घड़ी वाला वक्त क्या है, तो 12 बजे वाला वक्त क्या है, तो 3 बजे का मतलब क्या है, तो 3:30 बजे का मतलब क्या है, वो सारा समझ आना स्टार्ट हुआ। तो उसके लिए किसी ने आपको किसी किताब क्लासरूम में बिठा कर कोई फार्मूला लिख कर ये तो नहीं समझाया कि टाइम इस फार्मूले से निकलता है, पर टाइम है सर जी, टाइम है सर। मैं बस ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, वो क्वांटिटीज़ कैसी हैं, उनके लिए कोई फार्मूला नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, उनके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो क्या है सर? वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। कोई और कैसे उनको एक्सप्लेन करेगा? अपना आप खुद एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। वो इतनी बुनियादी चीज़ों के नाम है कि हमें उनमें, किसी को लगता है किसी को प्रॉब्लम है यार, चलो एक का प्रॉब्लम है सर ये करंट कैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। बिल्कुल बेटा ये करंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। आप सबको पता है करंट क्या है जी? कैसे पता है? किस किस को करंट लगा हुआ है आज तक? तो पता है ना पुत्र करंट क्या है? या किसी ने करंट महसूस करना है? करंट का पता करना है करंट क्या है? जाओ दोनों उंगलियां सॉकेट के बीच में लेके जाओ, ब्रर करके लो, और खुद ब खुद समझ आ जाएगा करंट क्या होता है? बचपन से जब समझ नहीं थी तो क्या कहते हैं, क्रॉल करते करते किसी कमरे के कोने खुदले में जाते थे, अम्मा अब्बा ढेर सारे मना करते होंगे, इसको यहाँ से उठाओ, इसको वहाँ से उठाओ, वहाँ ना चला जाए। करते करते उनकी किसी गैर मौजूदगी में 2 सुराख आपको नजर आए होंगे, सुराखों में आपने उंगलियां डाल दी होंगी, वो जिंदगी में पहली दफ़ा या आखिरी दफ़ा डाली होंगी, है जी। उसके बाद आप छोटे से बच्चे भी अगर है ना पुत्र, दोबारा उन सुराखों के पास नहीं गए होंगे आप, वो फिर अम्मा अब्बा को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दफ़ा जिसको वो उंगलियां लग गई, जिनको वो करंट लग गया, तो बेशक वो हाँ कम से कम 2 साल से पहले क्रॉल ही नहीं करता ना बच्चा। मैम ये कितने साल का बच्चा क्रॉल कर लेता है? 2 साल का क्रॉल करता है। और कब तक क्रॉल करता है? अच्छा डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो 2 साल का बच्चा, जब 2 साल से पहले इंशाल्लाह उसको करंट नहीं लगेगा, माएँ उसको अपने साथ चिपका के रखेंगी, ठीक है। 2 साल के बाद जब वो क्रॉल करने लगेगा तो रुड़ते रुड़ते कहीं ना कहीं अगर वो चला गया उसके पास, किसी सॉकेट के पास, उधर उसको एक ही दफ़ा करंट लगेगा, दोबारा अल्लाह ने उसमें इतनी अकल डाल दी होगी कि पुत्र इधर ना जाएंगे, ठीक है। उसको खुद समझ आ जाती है जी करंट खा चुका हूं मैं, ठीक है। तो लाशऊरी तौर पर उस जगह पे दोबारा जाता ही नहीं है जहाँ से उसको ऐसा इतने मज़े मिले होते हैं ना, जहाँ से उसने डांस किया होता है, ठीक है। दोबारा वो वाला डांस वो पसंद नहीं करता, और डांस उसके अंदर रह जाता है, कोई ना कोई अदा रह जाती होगी, लेकिन वो वाला डांस वो दोबारा नहीं करना चाहता होगा। तो करंट का मतलब पुत्र आप में से लोगों को पता है, किस किस को नहीं पता था, किसको करंट आज तक नहीं लगा, ठीक है जी। पुत्र कोशिश हल्की सी भी नहीं करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि आपको करंट लगा ना तो बड़े बच्चा जो है वो करंट नहीं बर्दाश्त कर सकता। छोटे बच्चों की थोड़ी बायोलॉजी ऐसी है, हल्का सा करंट वो बर्दाश्त कर जाते हैं। बड़े बच्चों की बायोलॉजी ऐसी है कि वो फिर
6 फुट नीचे जाते हैं, ठीक है। तो वो आप ना करंट चेक कर लीजिएगा कि जी ये करंट क्या होता है क्या नहीं होता, मैं इसकी पढ़ा लूँगा, इसका मैं अच्छा ही काम करेंगे। करंट वाइज बेस क्वांटिटी है जिसका मैं फार्मूला भी पढ़ा दूंगा आपको जब इसका चैप्टर आएगा ना। तो मैं इसके लिए, चूंकि उन्होंने करंट कभी लगा ही नहीं है उनको, तो मैं दिस द ओनली क्वांटिटी जिसके लिए मैं फार्मूला बनाने की कोशिश कर लूंगा, ठीक है। तो आप इसको फार्मूले से समझ लेना, प्लीज सॉकेट के पास ना जाना, ठीक। बहरहाल अदरवाइज आई बिलीव दीज क्वांटिटीज आर व्हाट, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम क्या, फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज, रादर कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो इनसे बनाई, अच्छा कुछ नहीं भाई, सॉरी कुछ नहीं, कितनी, बाकी जितनी है वो सारी की सारी कैसे बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी इन्हीं को यूज करके डिराइव की जाती हैं। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? एनीवन? सो यू नो व्हाट, आई थिंक हमने आखिरी जुमला क्या लिखा, इनफैक्ट क्या, जी भाई नहीं मैंने नहीं बुलाया, पानी पिलवा दें। इनफैक्ट दे आर यूज टू क्या, derive what, derived quantities. So please underline the word derived quantities, underline the word derived quantities। जी तो भैया आज का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यू नो क्या पढ़ा रहे हैं जी, सेकेंड कैटेगरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज की, ठीक है। अच्छा ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये क्या होती हैं, एक बात याद रखिए, जो पीछे आपने बेस क्वांटिटीज पढ़ी हैं उनकी जो यूनिट्स हैं, वो जो स्केल्स हैं, उनकी थोड़ी सी डिटेल है, वो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, या थोड़े कुछ दिनों बाद मैं पढ़ाऊंगा, या शायद मैथ्स के जो टीचर हैं सर अली, वो काफ़ी हद तक आपको बुनियादी चीज़ें, कोई प्रीफिक्सेस और कोई पावर्स और कोई नंबर्स और कोई कन्वर्जन्स और कोई यूनिटरीज और समथिंग लाइक दिस, कुछ ना कुछ वो भी कराएंगे, उनके अंदर ये फिज़िक्स वाली मिसालें भी आ जाएंगी। बहरहाल मैं अभी एसआई यूनिट्स की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि वो जो मीटर है मिसाल के तौर पर, उसके साथ सेंटी या मिली या किलो का क्या मीनिंग है, वो आई विल टॉक टू सर अली कि वो पढ़ाएंगे या मैं पढ़ाऊँ। अगर वो जल्दी उस टॉपिक पर पहुँच सकते हैं तो वो पढ़ा लें, अगर वो लेट पहुँचेंगे उस टॉपिक पर तो फिर मैं जैसे कहीं ना कहीं कवर करा दूंगा, नो इशूज़ इन दैट। बहरहाल मुझे भी पढ़ाना है यार ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, क्या कहते हैं, व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जी, बट ड्राइव्ड का मीनिंग ही क्या है सर, उसके नाम में ही क्या मतलब है, डिराइव्ड कहाँ से, मैं निकाली हैं, कहाँ से निकाली हैं, हाँ बेस क्वांटिटीज़ में से निकाली हैं जी, ठीक है। तो लिखें यार, दे आर दोज क्वांटिटीज़, बल्कि एक सेकंड रुकिए, मैं इसके साथ कुछ बेसिक नोट्स लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ पहली बात क्या है सर, ये बेसिक नहीं है, दे आर नॉट बेसिक, नॉट फंडामेंटल, फंडामेंटल भी नहीं है, तो फिर ये कैसी हैं सर जी, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम क्या, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कौन सी, बेस क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड का मतलब क्या है, बट मैं डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, वहां से निकाली हैं, ये निकालते कैसे हैं, तो कैसे निकाली हैं, उसमें से उनको छोटा किया है, उनको आधा आधा करके बनाया है, या जी पुत्र कैसे किए, हाँ 2-3 बेस क्वांटिटीज को कंबाइन किया है, क्या किया जनाब, 2-3 बेस को, अच्छा ये कंबाइन कैसे करते हैं, प्लस माइनस की हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड की हैं, प्लस माइनस की हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड की हैं, ये बताइए। हाँ जी सर जी, प्लस माइनस नहीं की, इनफैक्ट क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो एक काम करें, डिराइव्ड के नीचे लिखें, क्या हमने, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, एक और जुमला लिखिए, दे आर एक्सप्रेस्ड in terms of base quantities, क्या लिखेंगे जी, they are expressed in terms of base quantities। अच्छा अगला जुमला लिखें,
They are formed by combining base quantities. They are formed by combining they are formed by combining they are formed by combining base quantities. कितनी बेस क्वांटिटीज कंबाइन करनी है? कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं. फॉर्म बाय कंबाइनिंग कितनी? 2 और मोर. 2 और मोर बेस क्वांटिटीज. दे आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग कितनी? 2 और मोर बेस क्वांटिटीज. और कंबाइनिंग का मीनिंग क्या है? कंबाइनिंग का मीनिंग मेरा यह है, इधर वो मल्टीप्लिकेशन वाला कंबाइनिंग या फिर डिवीजन वाला कंबाइनिंग, प्लस माइनस वाले कॉम्बिनेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं. तो हम यहां बेस क्वांटिटीज को प्लस या माइनस कभी भी नहीं करेंगे. हम बेस क्वांटिटीज को हमेशा या तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे जनाब. सो यू नो व्हाट, अगला जुमला हम क्या लिखेंगे? दे आर फॉर्म बाय ईदर मल्टीप्लाइंग or dividing the base quantities. They are formed by either multiplying or dividing. They are formed by either multiplying. मैम वो मैसेजेस ग्रुप्स पे चले गए हैं सारे? ठीक है. They are formed by either what? Either multiplying or dividing base quantities. लो जी, अब असल में ना हमने पूरे साल सीखना ही क्या है? हमने सीखना ही यह है कि किस किस डिराइव्ड क्वांटिटी में किस किस क्वांटिटी बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया है. क्या सीखना है जी? हम जब अगली जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी सीखेंगे, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम ही क्या होगा? सीखना. क्या सीखना होगा? कि किस डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं. मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? ठीक है. खैर बहरहाल वो क्यों की बात तो हम बाद में करेंगे. इनके मल्टीप्लाई होने या डिवाइड होने को क्या कहते हैं? कि सर जी उनका ना कोई फार्मूला बनाया जाएगा. क्या बनाया जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रही हैं क्वांटिटीज, एक कोई उनका प्रॉपर फार्मूला डेवलप होएगा. तो आई मस्ट से दे आर डिफाइंड बाय व्हाट? अगला जुमला लिखिए जी. दे आर प्रॉपरली डिफाइंड बाय अ पर्टिकुलर फार्मूला. दे आर प्रॉपरली डिफाइंड बाय अ पर्टिकुलर फार्मूला. दे आर प्रॉपरली डिफाइंड बाय अ पर्टिकुलर फार्मूला. जी तो भाई अंडरलाइन द वर्ड फार्मूला. अब इससे पहले कि मैं फार्मूला मेकिंग की तरफ जाऊं, मैं अभी फार्मूला मेकिंग की तरफ नहीं जाना चाहता. मैं वैसे मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में फार्मूला मेकिंग ही है कि फार्मूला बनाया कैसे जाता है. लेकिन किस किस चीज़ का फार्मूला बनाना है, पहले ज़रा मैं वो वाली मिसालें तो आपके साथ ज़रा डिस्कस कर लूँ, फिर ही मैं देखता हूँ. तो फार्मूला मेकिंग कॉन्टिन्यू कीजिएगा बस. मैं आगे देखूंगा मैंने फार्मूला कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, लेकिन पता तो चले किन किन का बनाना है. तो मैं अपनी बात को ज़रा यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ. मैं एक और वर्जन में जाना चाहता हूँ. देखें, मुझे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के नाम तो आप बता दें पहले, ताकि मैं उनका आपको फार्मूला बना के दिखा सकूँ. ठीक है. तो एक काम करेंगे, आई थिंक जितनी भी आपने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनके अलावा हमने कुछ दिन पहले भी तो क्वांटिटीज़ लिखी थी, याद है? पहले लेक्चर में हमने ढेर सारी को 25-30 क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं. उनमें से किसको माइनस कर दूं? उनमें से बेस वालों को माइनस कर दें तो जो पीछे रहेगी वो क्या होंगी? वो सारी डिराइव्ड होगी. तो एक और जुमला लिखा हूं, आई थिंक आई मस्ट से ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन बेस क्वांटिटीज आर नोन एज क्या? दैट्स इट. एक और जुमला लिखिए, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, all the physical quantities other than
all the physical quantities other than what? Other than base quantities, other than base quantities are known as, other than base quantities are known as derived quantities. Other than base quantities are known as derived quantities. एक काम ना करें यार, एग्जाम्पल्स लिखते हैं कुछ, ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्राइव क्वांटिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं यार, एक एक करके. अभी ज़रा लिखने की तरफ आए सारे, ताकि जो भी आप बोलेंगे लिखेंगे बाकी सारे. जैसे जैसे जिस जिसको पता चलता जा रहा है बोलता जाए. बल्कि एक काम अभी लिखते नहीं, लिखवाऊंगा मैं एक सीक्वेंस में. अभी सबके नाम सुन लेते हैं जी. स्पीड, डिस्टेंस, सबर गलत बोला भाई ने. पहले मैं तो कहता हूँ यार 15 एग्जाम्पल्स के बाद गलत बोला करो. पहली एग्जाम्पल ही गलत बोल दी है. डिस्टेंस. आपसे एक बात पूछूं, आपके घर से यहाँ एकेडमी तक डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना है? 5 क्या किलोमीटर्स? 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस है जी. तो ये तो लेंथ नहीं होती. वहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है? आपके घर से यहाँ एकेडमी तक लेंथ कितनी है? वो भी 5 किलोमीटर है. तो डिस्टेंस तो लेंथ को ही नहीं कहते. तो लेंथ क्या होता है? क्या आपने डिस्टेंस बनाने के लिए लेंथ को किसी से मल्टीप्लाई करना है, लेंथ को किसी से डिवाइड करना है? नहीं ना. डिस्टेंस इज अनदर नेम ऑफ क्या? अनदर नेम ऑफ लेंथ. इट्स नॉट अ न्यू क्वांटिटी, इट्स द अदर नेम ऑफ लेंथ. इट्स नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी. याद रखिए. एक काम कीजिए, इससे पहले कि मैं आगे कहीं जाऊं या पेज के हेडर पे जाएं, बल्कि नहीं, इग्नोर मारे, एंड पे लिखवाऊंगा मैं. अभी नहीं लिखवाएं, ये इतना स्पेशल नोट भी नहीं है. साइड पे गलती है भाई, इसको छोड़ें. कोई और बोलें जी. कुछ और बोल रहे थे. डिस्प्लेसमेंट. क्या करते हो यार? वो ये उसी डिस्टेंस का भाई है, ठीक है. अगर मैं गाड़ी पर आऊँगा तो मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा. अगर अल्लाह ने मुझे कभी हेलीकॉप्टर दे दिया तो पुत्र मैं गोल गोल घूमता हुआ नहीं आऊँगा, मैं सीधा सीधा आऊँगा. तो मैं डिस्प्लेसमेंट कवर करूँगा. ये भी लेंथ ही होती है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होती है जी. मोमेंटम, हाँ ये ठीक है. वेट बिल्कुल ठीक है. ऊंचा वेट तो बोल दिया उन्होंने जी. वेलोसिटी बिल्कुल ठीक है. फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है. फोर्स बिल्कुल ठीक है. एक्सेलरेशन बिल्कुल ठीक है. ईएमएफ ठीक है. वॉल्यूम ठीक है. एरिया ठीक है. हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है. डेंसिटी बिल्कुल ठीक है. वोल्टेज बिल्कुल ठीक है. वर्क बिल्कुल ठीक है. हाँ जी. एम्पलीट्यूड बिल्कुल गलत है. ठीक, ये भी एक डिस्टेंस होता है. असल में ना लेंथ के बहुत सारे नाम है. अब अगर आप मुझे कहना स्टार्ट कर दे रेडियस, कोई कहना स्टार्ट कर दे डायमीटर, कोई कहना स्टार्ट कर दे जी पेरीमीटर, कोई कह दे सरकमफेरेंस, कोई कह दे जी. तो ये सारी लेंथ्स हैं बेटा. लेंथ्स के मुख्तलिफ नाम हैं. किसी सिचुएशन में लेंथ को विड्थ कहते हैं, किसी सिचुएशन में लेंथ को हाइट कहते हैं, किसी सिचुएशन में लेंथ को रेडियस कहते हैं, किसी सिचुएशन में लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं, किसी सिचुएशन में लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, किसी सिचुएशन में लेंथ को थिकनेस कहते हैं, किसी सिचुएशन में लेंथ को डेप्थ कहते हैं, किसी सिचुएशन में लेंथ को अल्टीट्यूड कहते हैं, किसी सिचुएशन में लेंथ को एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो लेंथ के मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ नाम हैं. तो इसलिए जो आप ये वाले नाम बोल रहे हैं सब लेंथ्स हैं. तो बहरहाल ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम इसके नाम आपको बताएंगे. बस एक बात याद रखिए, लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस, डेप्थ, एम्पलीट्यूड, अल्टीट्यूड, ये तमाम अल्फाज एक वर्ड हैं, एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं. ठीक है. कि अगर मैं इस कमरे की बात करूं, मैं अगर कहूँ इस कमरे की लेंथ कितनी है, तो अगर मैं इस कमरे की वो वाली लेंथ नापूं तो उस लेंथ को मैं विड्थ कह दूंगा. मैं अगर इस कमरे की ये वाली लेंथ नापूं, है ये लेंथ ही है, नाम क्या रखूंगा? मैं उसको हाइट कह दूंगा. अगर मैं कोई सर्कल बना दूं और सर्कल की यूं वाली लेंथ नापूं, होगी वो लेंथ ही, लेकिन नाम क्या रख दूंगा उसका? तो मैं कोई दो क्वांटिटीज को कंबाइन नहीं कर रहा. हाँ, जब मैं दो क्वांटिटीज को कंबाइन करूंगा, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा, तो मैं सोचूंगा
कि मैंने डिराइव्ड बनाई कि नहीं बनाई। आपने जो ये वाले लेंथ के मुख्तलिफ नाम लिए हैं, इनको छोड़कर जितने भी आप नाम ले रहे हैं, हाँ आप सही नाम ले रहे हैं। उन तमाम नामों में वो तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, मैं मानता हूँ। कोई अगर एक्स्ट्रा किसी को अगर याद आ रही है, किसी की रह गई है, टॉर्क बिल्कुल ठीक है, चार्ज बिल्कुल ठीक है, प्रेशर बिल्कुल ठीक है, प्रेशर, रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है, पावर बिल्कुल ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसी ने बोला हुआ था, मोमेंट बिल्कुल ठीक है, डेंसिटी बोला हुआ है। चलो मतलब वही सेम चीज़ें आप लोग रिपीट कर रहे हैं। बार काफ़ी सारे नाम हो गए, नहीं काफ़ी सारे नाम हो गए हैं। तो अब एक सीक्वेंस मैं बनाता हूँ, प्लीज़ लिखते जाइएगा। लिखिए जी। अच्छा, वो लिस्ट बनाने की ज़रूरत ऐसे करके लिस्ट नहीं बनानी, क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ की तो हमने ऐसे करके लिस्ट बनाई थी ना। क्यों ऐसे करके वो बनाई थी? क्योंकि उनके सिम्बल्स भी इधर ही लिखवा दिए थे, उनकी यूनिट्स भी लिखवा दी थी। अभी मैं जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलूँगा, वो तो ना मैं अभी उनके सिम्बल्स पढ़ाऊँगा, ना मैं अभी उनके फार्मूले पढ़ाऊँगा, ना मैं उनकी यूनिट्स पढ़ाऊँगा। अभी मैं जस्ट उनका नाम इस्तेमाल करूँगा, और अगर उनके फार्मूले और उनकी यूनिट्स और उनका सारा कुछ पता चल गया तो हमें अच्छी खासी फिज़िक्स आ जाएगी। तो हम हर क्वांटिटी का एक एक चैप्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी? हर क्वांटिटी से एक चैप्टर बना लेंगे हम। अभी बस नाम लिखते जाइए। नाम लिखें जी। एरिया, क्या नाम लिखेंगे? सबसे पहला नाम लिखें जी एरिया, साथ लिखें वॉल्यूम, फिर लिखें डेंसिटी, फिर लिखें वेट, फिर लिखें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये कुछ क्वांटिटीज हो गई। अब जरा कुछ और क्वांटिटीज हो जाएं। लिखें जी स्पीड या वेलोसिटी, फिर लिखें एक्सेलरेशन, फिर लिखें मोमेंटम, फिर लिखें फोर्स, फिर लिखें मोमेंट, फोर्स के बाद मोमेंट, फिर लिखें वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, फिर लिखें फ्रीक्वेंसी, चलेंगे आगे चलेंगे। अब लिखें चार्ज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी, किसी को मसला है जी? नाम है बस, अभी तो मतलब समझ आ गया तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आगे चलें जी। एक्टिविटी, एक और लिखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या लिखें जी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वैसे गिने कितनी होगी है जी? काफ़ी हैं भाई। ये 21 नाम नहीं है, ये 21 चैप्टर हैं भैया। ये 21 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमने, ठीक है। और इन तमाम क्वांटिटीज़ में जिसने ये चैप्टर्स पढ़े हैं, कुछ उनको याद आ रहा होगा, लेकिन हर कुछ उनको याद नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि हमें अगर कुछ याद आ रहा है तो हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। अगर हमें हर कुछ याद आ गया है तो हमारी तैयारी बड़ी अच्छी है भाई, ठीक है। फिर हमें क्या करना चाहिए? किस को लगता है सर जी आप जो नाम ले रहे थे ना, मुझे सब कुछ एग्जैक्ट समझ आ रहा था? एनीवन जी? नहीं, तो इसका मतलब है कि डिस्टिंक्शन किसी ने नहीं लेनी है। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है जी। तो क्या करना है?
किसको लगता है सर जी नाम तो मैंने सुने हुए थे सारे? हाँ चलो, मेजॉरिटी क्लास ने नाम तो कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, ठीक है। अब पुत्र मेरे से पढ़ने के बाद ये ना हो कि नाम सुने हों, ऐसा करारा करारा मैंने पढ़ाना है और ऐसा धमाकेदार आपने पढ़ना है कि ज़िंदगी भर ये चीज़ें आपके दिल और दिमाग के अंदर रह जाएं। एक एक लफ्ज़ का मतलब, एक एक लफ्ज़ का फार्मूला, जब भी कभी ज़िंदगी में कोई आपके सामने अगर वोल्टेज का लफ्ज़ लेगा तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया हो वो आपके दिल दिमाग में ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। मेरी कोशिश ऐसी ही होगी कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ ऐसा पढ़ाऊँ कि आपके दिल और दिमाग का वो एक परमानेंट हिस्सा बन जाए, ठीक है। ये मेरा पढ़ाने में एक कमाल डेवलप करने की मैं कोशिश करूँगा। आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि सर जी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इतना अच्छा हम पढ़ रहे हों कि बिल्कुल हमेशा के लिए हमारे दिल दिमाग के अंदर वो सारे आइडियाज़ रह जाएं, ठीक है। तो मैं अपनी हिस्से की एफ़र्ट करता जाऊंगा, आप अपने हिस्से की एफ़र्ट करते जाइएगा कि जो कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप क्या कर रहे हो, उसको इतना अच्छे से पढ़ रहे हो कि आपके दिल दिमाग में सब कुछ क्या हो रहा हो, एब्जॉर्ब हो रहा हो, ठीक है जनाब जी। सो क्या करते हैं, आई थिंक इधर आज के लेक्चर में सिर्फ इनकी लिस्ट ही लिखेंगे। इनकी लिस्ट के बाद देखेंगे कि कल से हमने एरिया को पढ़ना स्टार्ट करना है या वॉल्यूम को पढ़ना स्टार्ट करना है, क्या हमने पढ़ना है क्या नहीं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जी।